अच्छा, तो पहली चीज कॉपी कंस्ट्रक्ट। तुम्हें इक्वल का ऑपरेटर याद है कि हमने इक्वल का ऑपरेटर क्यों ओवरलोड किया था? हाँ जी, क्यों क्यों ओवरलोड किया था इक्वल का ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर? सर जी ये एक मेंबर दूसरे मेंबर में डालने के लिए, क्लास का मेंबर। इसका आंसर जो था वो ये था कि वो शैलो कॉपी करता था और हमें डीप कॉपी करने की जरूरत होती थी, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब मेंबर वाज अ पॉइंटर। पॉइंट। ये सब ठीक है। अब लॉजिक बिल्कुल यही है, लेकिन एक चीज होती है कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। देयर इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट। और इसमें इस तरह से है कि जब एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी पड़ती है ना, तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कभी भी जब सी प्लस प्लस को जरूरत पड़े एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए, तो वो ये यूज करता है। जब तुम लिखते हो वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर v2, तो ये कॉपी नहीं बन रही, ये असाइनमेंट का ऑपरेटर कॉल होगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम एक लिखो वॉइड फन वेक्टर p, और फिर मेन में से तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है वेक्टर p1, ठीक है, और तुम फंक्शन कॉल करते हो और वो पास करते हो, तो वो क्या हुआ, वो ये लाइन जो है वो कॉल बाय वैल्यू हुई। ये जो है, ये लाइन जो है इस पे कॉल बाय वैल्यू हुआ है ना, तुम जानते हो। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, लोकल कॉपी बनती है। ठीक है। तो ये v1 कॉपी होना है, कॉपी का लफ्ज है, कॉपी होना है टी के अंदर। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर तो नहीं कॉल हो सकता, यहाँ पे सी प्लस प्लस एक कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो स्पेशल है, जिसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तुम्हें तो ये नहीं पता, तुमने तो कभी लिखा नहीं आज तक ये। तो ये बाय डिफॉल्ट पीछे मौजूद है, जिस तरह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है उस तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर भी मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है सारा, कि वो डिफॉल्ट जो मौजूद होता है वो शैलो कॉपी कर रहा होता है। मुबारक मुबारक है। तो दिस इज, याद रखा दो, पीडीएफ बन जाएगी, हो जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ शैलो कॉपी। देखो, मैंने बात शुरू इसीलिए जो है ना वो इक्वल के ऑपरेटर से की थी, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल वही है। सिर्फ फर्क क्या है कि इक्वल का ऑपरेटर उस वक्त कॉल होता है जब तुम इक्वल लिखते हो, और कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मतलब तुम्हें तो आज तक ये नहीं पता कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो वो खुद ब खुद पीछे से कॉल है, लेकिन वो शैलो कॉपी करता है। ठीक है। तो अगर तुम्हें बाकी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, बाकी वही कॉन्सेप्ट हैं कि अगर तुमने डीप कॉपी करनी है तो तुमने कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद लिखना है। ठीक है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट हैं कि इफ शैलो कॉपी इज नॉट गुड इनफ फॉर यू, तो यू नीड टू ओवरलोड द कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी तुम्हें अपना खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक खास पहचान है, हमेशा हमेशा यही पहचान है कि रिटर्न वो करे ना करे उसका मुझे कोई वो नहीं है। नहीं सॉरी, क्या लिख रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, तो वॉइड तो नहीं ना लिखेंगे। हम क्लास का नाम लिखेंगे और हम उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। लो भाई जरा इस कंस्ट्रक्टर पे गौर करो। तुम्हें जो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं वो इंटीजर लेके आते हैं, वो फ्लोट लेके आते हैं, वो इस तरह की चीजें लेके आते हैं। ये तो पूरा, ये तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो उसी क्लास को ऑब्जेक्ट ले आया है। ये पहचान होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि अगर तुम एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो जो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद लेके आ गया है, तो वो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। बस इसके अंदर तुम यहाँ पे जो मर्जी कर दो वैसे तो, लेकिन यूजुअली डीप कॉपी इज परफॉर्म्ड फेयर। ठीक है, वैसे तुम जो मर्जी कर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। अब ये अगर तुम लिखा हुआ देखो कहीं पे कि मैं मैट्रिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ M2, लेकिन साथ में उसको M1 एक मैट्रिक्स ही पास कर रहा हूँ, तो ये फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर का डायरेक्ट इस्तेमाल है। एक आखिरी बात इस जिम्मे में, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर दो जगहों पे इस्तेमाल होता है सी प्लस प्लस पर।
copy constructor is invoked in two situations. हम यही जब कॉल बाय वैल्यू हो रहा होता है, ये तो सबसे सादा सबसे सिंपल बात ना समझने के लिए कि कॉल बाय वैल्यू में होता ही है कि कॉपी बनती है, तो जाहिर बात है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दूसरा इनिशियलाइजेशन पे कॉल होता है, ठीक है, ये जरा समझना थोड़ा टेढ़ी सी बात है। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? वेक्टर v2 इज इक्वल टू v1 अगर मैं लिखूं, मैं ये कह रहा हूं दिस इज नॉट असाइनमेंट, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन। अगर कंफ्यूजन है तो ये असाइनमेंट होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है। तो अगर तुम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो और साथ बनाते हुए उसको एक वैल्यू दे रहे हो तो इसको इनिशियलाइजेशन करना कहते हैं। इनिशियलाइजेशन के केस में इक्वल का ऑपरेटर कॉल नहीं होता, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बहुत ही बारीक सी बात है, लेकिन एंड टॉपिक का ये है। ये ठीक है? ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्की ठीक बात है। है। हाँ जी, हाँ जी। लो जी, ये छोटी सी चीज थी जो मेरी रहती थी 39 लेक्चर से। 40th मैं नहीं करवा रहा, कभी भी नहीं करवाया, तो करना है, ये नहीं कि नहीं करवाना है, करना है। इसमें ये है बस पढ़ लेना है इसको, ना समझ आए जरूर पूछ लेना, लेकिन कुछ टॉपिक नहीं है फजूल वो है, इसलिए मैं नहीं वो करता। जो आखिरी टॉपिक है इस किताब में वो टेम्पलेट्स है, 41 और 42, ठीक है। बहुत पावरफुल चीज है और मतलब यही वजह है कि वो किताब का आखिरी टॉपिक है। टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट समझने के लिए तुम्हें पहले जाना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग ये थी कि मैंने सम नाम के 4 फंक्शन लिख दिए थे और हर एक में फिर वो डेटा टाइप और पैरामीटर्स चेंज होते थे और वो मतलब ये होता था ना, तो क्यों करते थे? और यूजर कन्वीनियंस। मैंने तुम्हें एक्सेल की मिसाल दी थी कि एक्सेल, जब तुम सम लिखते हो एक्सेल में तो तुम 4 चीजें दे दो उसको, 10 चीजें दे दो उसको, 25 दे दो उसको, कोई एतराज नहीं होता, वो सम का ही फंक्शन चलता है। तो यूजर को फायदा है, यूजर को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सम, कि यार मैं सम लिखूंगा चीजें जमा हो जाए। ये फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। बट स्टिल function overloading had the issue whereby the programmer needs to copy paste all the code. अब ये बात अगर खुद ही समझ लो तो बेहतर है। वो ये है कि हम करते क्या थे, हमने अगर 4 सम के फंक्शन लिखने हैं तो बेसिकली तो हम कॉपी पेस्ट ही करते थे, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम चेंज कर देते थे, तो वो ओवरलोडिंग चलने पड़ लग जाती थी। टेम्पलेट्स प्रोवाइड a way of writing function which is independent of data type. टेम्पलेट लफ्जी मतलब टेम्पलेट का एक खाका होता है, तो बजाय इसके कि हम एक्चुअली फंक्शन लिख के दें, हम उसको सी प्लस प्लस को एक खाका लिख के देते हैं कि यार ये फंक्शन का खाका है। अब सी प्लस प्लस को जब जरूरत पड़ती है उसको उसमें से इंट फंक्शन बनाने की, वो इंट फंक्शन बना देता है। जब उसको जरूरत पड़ती है डबल फंक्शन बनाने की, वो डबल फंक्शन बना देता है, ठीक है। और ये टेम्पलेट्स की पावर है, बहुत ज्यादा पावर, ठीक है। ये जिधर समझ ना आए मुझे रोक देना, क्योंकि ये जरूरी बड़ा है, मतलब इस सेमेस्टर में भी और अगले में तो खैर अखीर ही ज्यादा वो है ना। तो हम बड़ी सादी से शुरू करेंगे। हम सिंपल एक जाहिर बात है हम एक सम का मैं पहले सम के फंक्शन दूँ, तो वॉइड सम इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कुछ भी कर देगा यार, सी आउट एक्स प्लस वाई कर दो एंड एल कर दो, जो भी है। तो जी मेरा पॉइंट ये था, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इंट ए इज इक्वल टू 10, b is equal to 20, float x is equal to
m कह लो, m इज इक्वल टू 1.23 और n इज इक्वल टू 3.4 जो भी है। अब अगर मैं सम का फंक्शन कॉल करता हूँ a कॉमा b के साथ और फिर मैं सम का फंक्शन कॉल करता हूँ m कॉमा n के साथ, ये चलता है? नहीं, ये नहीं चलता। m कॉमा यार चल गया चल गया। उसने किया ये है कि उसने इसको इंट में कन्वर्ट करके उसको चला दिया। अब इसको मैं रोकूं किस तरह? इसको मैं फ्लोट फोर्स करूं तो ये होएगा। कितने फंस गया। मैं इसको रोकूं किस तरह यार? आ, अगर मैं ऊपर फ्लोट दे दूं तो फिर ये रुक जाएगा, है ना? डबल डबल से रुक जाएगा। क्वाइट श्योर के डबल से रुक जाएगा। आई थिंक आंसर डबल है। डबल से भी नहीं रुकता। या इसको तोड़ो किसी तरीके से। मैं कैसे तोड़ूं इसको? ये तो खुद ही चली जा रहा है। करेक्टर दे दूं एंड पे, करेक्टर में टीचर बन जाऊं। लॉन्ग लॉन्ग दे दूं? लॉन्ग लॉन्ग हाँ, बड़ी डेटा टाइप दे दो। वेरी गुड, ठीक हो गया। हद हो गई यार। अच्छा, अब इंट के अलावा अगर हम फ्लोट दे दें और हम ऐसे चल पड़े यार, बड़ा ही दो नंबर तरीका है, लेकिन चलो देते हैं। फ्लोट दे दें और अब इसको हम कहें कि इन पे टूट जा भाई, तो इसको फ्लोट ही कह दें। 10.1 एफ 20.4 एफ, ठीक है। और अब इसको सिर्फ हम इंट कर लें यार, ये अब तो टूटना चाहिए हर हाल में। इंट को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इंट को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इसको तोड़ भाई, कैसे तोड़ूं? किताब देखें, किसी तरीके से तो तोड़ो इसको। तो स्वैप का एग्जांपल दिया है, फिर डबल का एग्जांपल है। कंपाइलर ना बहुत आगे निकल गया, मसला ये है। जब उसको खुद तोड़ना, वो खुद ही चीजें जो है वो करी जा रहा है। इन तो डबल का एग्जांपल है, ये चलना चाहिए। लो भाई, नहीं वो होता तो मुझे, मैं ओवरलोडिंग तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो हो नहीं रही। तो मैं तुम्हें टेम्पलेट्स ही दिखा सकता हूँ, मैं उसी तरफ जाऊंगा। तो ओवरलोडिंग ये है कि तुम, अगर ये मैं तोड़ सकता, जो मैं नहीं तोड़ सका, तो तुम इसको कॉपी करते, पेस्ट करते और फिर इसकी डेटा टाइप चेंज कर देते कि ये फ्लोट है और ये फ्लोट है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। टेम्पलेट ये कहती है कि बजाय इसके कि तुम इसकी कॉपियां बनाओ और डेटा टाइप चेंज करी, जो तुम डेटा टाइप इंडिपेंडेंस कर दो। तुम यहाँ पे डेटा टाइप लिख दो कि टी है, वेरिएबल है, डेटा टाइप लिखो ही ना, यानी डेटा टाइप इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो इसको ऊपर डिफाइन कर दो कि ये टेम्पलेट क्लास टी है, ठीक है। इस लाइन को लिखने का मकसद ये होता है कि जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो टी है, ये एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस लफ्ज क्लास का मतलब उस क्लास से बिल्कुल नहीं है जो हमने पढ़ा है। वो क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो सारा कुछ, वो उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, बस सिंटेक्स है कि इसको ऐसे ही लिखते हो। ये टी यूजर डिफाइंड है, इसकी जगह पे तुम कुछ भी लिख लो, अब्बा लिख लो, ठीक है। तो बात सारी ये है कि फिर तुमने जहां पे डेटा टाइप लिखनी है वहां पे तुम उसको अब्बा से रिप्लेस करो। तो ये अब हमने एक खाका लिख के, एक टेम्पलेट लिख के कंपाइलर को पकड़ा दिया है। अच्छा, कंपाइलर ये करता है कि जब उसको नजर आता है कि मुझे 2 इंट की कॉल लगी है, ये 2 इंट की कॉल है, तो वो इसकी इसकी इस सम का एक फंक्शन खुद लिखता है जिसमें टी की जगह पे इंट डाल देता है। यानी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वहां पे तुम्हारे पास एक सम का फंक्शन आ जाएगा जिसमें 2 इंट आ जाए। अच्छा, फिर अगली लाइन पे जब वो देखता है कि भाई इधर तो 2 फ्लोट की कॉल लगी हुई है,
तो 2 int की कॉल तो नहीं चलेगी, 2 int वाला फंक्शन, तो वो फिर इसकी एक और कॉपी बना देता है जो फ्लोट वाली कॉपी हो जाती है, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये टेम्पलेट फंक्शंस हैं कि तुम फंक्शन को एक एज अ टेम्पलेट, एज अ खाका लिख देते हो और कंपाइलर उसकी खुद ब खुद कॉपियां जनरेट करता है जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब ये किताब ये में काफी, फंक्शन बताए सर, दोबारा बताओ। मैंने कहा इतने फंक्शन ऐसे ही पड़े, ये तो मिनट में हल हो गया। एक्चुअली तो बात ही सारी ये है कि प्रोग्रामर जहाँ पे पागल होके कॉपी पेस्ट कर करके वो ओवरलोडिंग करता है, तो वो टेम्पलेट ने उसको 1 सेकंड में हल कर देता है, टेम्पलेट। अच्छा, टेम्पलेट, मैं एंड पे आता हूँ इस बात की, तो मैं इसका एंड पे जवाब देता हूँ। तो टेम्पलेट लिखनी किस तरह से है, मैं सीधा एग्जांपल्स पे जाऊंगा। अभी तुम्हें समझ आने चाहिए, ये देखो, ये तुम्हें एग्जांपल समझ आ गया। इसका जो रिटर्न है वो जो मर्जी वॉइड भी दे सकते हैं, जो मर्जी हाँ दे सकते हैं। हाँ, मतलब मैंने यहाँ पे रिटर्न किया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे टी लिख सकता था, बल्कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम यू भी लिख सकते हो, ठीक है, कि तुम एक और भी डेटा टाइप लिख सकते हो। अभी अभी जाते हैं उसकी तरफ, लेकिन आप फिलहाल जो मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक फंक्शन लिखा है जो 2 डेटा पकड़ रहा है। अब डेटा पता नहीं कौन से हैं, तो नीचे से जब हम फंक्शन कॉल करते हैं इस तरह से, तो आई जे जो है वो इंट है, तो कंपाइलर इंट का एक फंक्शन टाइप कर देता है। जब एक्स वाई कॉल करते हो तो एक्स वाई डबल है, तो कंपाइलर एक डबल का फंक्शन कॉल कर देता है। ऐसे क्यों होएगा? ये आई भी इंट का, वाई वाई को भी इंट में ही काटेगा कन्वर्ट। यार वो इस वक्त तो कंपाइलर वाकई ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसको ना, वो इस बात पे ना आ जाओ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये 2 इंट है, कंपाइलर ने देखा कि मेरे पास टेम्पलेट पड़ी है जिसमें मैं इंट, वो इंट डालता है यहाँ पे और एक फंक्शन लिख देता है। यहाँ पे वो देखता है कि 2 डबल जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे डबल डालता है और चला देता है। यहाँ पे वो देखता है कि एक इंट जा रहा है और एक फ्लोट डबल जा जा रहा है। फ्लोट अब यहाँ पे तुमने एक ही डेटा टाइप लिखी है, टी ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन कमेंट हुई है, लेकिन अब हमारे कंपाइलर पे ये चल रही है, ठीक है। तो लेकिन थियोरेटिकली स्पीकिंग ये लाइन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें 2 डिफरेंट डेटा टाइप भेजी है ना नीचे से। अगर इस तरह से करना है तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर टेम्पलेट ऐसे डिफाइन कर, क्लास टी कॉमा क्लास बी। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि पहली डेटा टाइप टी है और दूसरी डेटा टाइप भी हो सकती है, लेकिन पहली से फर्क है, यानी टी और यू लिखने का मकसद ये है। अच्छा, अब इसको मैं एक फ्लोट और इंट के साथ कॉल करूं चल जाएगा, 2 कैरेक्टर्स के साथ कॉल करूं चल जाएगा, सो ऑन, ठीक है। तो ये प्लीज दिमाग में रखना कि मैं यहाँ पे क्लास यू लिख के दूसरा भी इसकी डेटा टाइप अलहदा भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, अगर मुझे जरूरत है। असल में टेम्पलेट 5 मिनट का टॉपिक है। अगर ये समझ आ जाए कि टेम्पलेट है क्या, टेम्पलेट है डेटा टाइप इंडिपेंडेंस, कि डेटा टाइप से तुम्हारी जान छूटी जाती, वो कंपाइलर खुद ब खुद हैंडल करेगा कि कैसे करेगा। अच्छा, टेम्पलेट फंक्शंस ओवरलोड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने ये टेम्पलेट लिखी है, इसको मैं इधर ओवरलोड कर लेता हूँ। ओवरलोडिंग क्या होती थी? नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। ओवरलोडिंग की डेफिनेशन थी कि डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स या तो फर्क होनी चाहिए या नंबर ऑफ पैरामीटर्स फर्क होने चाहिए। अब जब हम टेम्पलेट्स में आए तो डेटा टाइप तो फर्क हो गई, डेटा टाइप तो इंडिपेंडेंट हो गई, तो सिर्फ जो चेंज आएगी वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स में आएगी। तो अगर इधर 2 पैरामीटर्स हैं और इधर 3 है, तो ये मैंने एक टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है, विच मीन्स कि अगर अब मैं कॉल करूंगा इसको 3 के साथ, ए बी एम के साथ, तो अब मेरी दूसरी वाली टेम्पलेट कॉल होएगी, ए एम बी कर लो। ये पहली दफा फेल हुआ है और जब मुझे नहीं उम्मीद थी तब फेल, सेमीकोलन, ठीक है। तो वो, अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग कॉल है एक्चुअली। मैंने उसको कहा है कि पहली चीज टी होएगी और आखिरी चीज टी होएगी, यानी यहां पे जब मैंने उसको भेजा ए, इंट भेजा है,
तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये आखिरी चीज भी इंट ही होनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पे m लिखा था तो उसको एतराज था। तो एतराज ये था कि अभी इधर तो तुम मुझे बता रहे हो कि t जो है वो इंट है, लेकिन इधर तुम मुझे बता रहे हो कि t जो है वो फ्लोट है, तो वो क्लियर नहीं है बात। तो इसलिए ये दोनों बात भी क्लियर होना चाहिए। तो t के अंदर आ जाएगा इंट, u के अंदर आ जाएगा फ्लोट, वो फंक्शन टाइप करेगा और काम स्टार्ट कर। ये ओवरलोडिंग है टेम्पलेट्स की, इसका एग्जांपल है, पढ़ लेना, खास मुश्किल नहीं है। तो इसको देखो जरा, इसमें क्या प्रॉब्लम। इसमें एक मसला है। हाँ जी। इसके अंदर हाँ जी। ये अच्छा जी। रिवर्स कर रहा है वो। ये भैया से बात बात वो नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इसको कॉल करके दिखाओ। समझो कि तुमने इसको कॉल किया तो तुम क्या लिखोगे, रिवर्स ब्रैकेट में 5 लिख दोगे, 10 लिख दोगे, कोई ऐसी चीज लिख दोगे, ठीक है। अब जब तुम ये कॉल करते हो तो सी प्लस प्लस को ये तो समझ आ जाता है कि यू क्या है, क्योंकि अगर तुम पैरामीटर इंट भेजोगे तो वो समझ जाएगा कि यू जो है वो इंट है। अगर फ्लोट भेजोगे तो वो समझ जाएगा कि पैरामीटर फ्लोट है। समझ रहे हो बात को। तो लेकिन उसको इसका कैसे पता चलेगा, टी का कैसे पता चलेगा, नहीं समझा। मैं अगर इसको कॉल देता हूं, ये वाली रिवर्स 5, मैं अगर कॉल देता हूं रिवर्स 10.34 जो भी है, ठीक है। अब ये पहली कॉल से उसको साफ साफ 1 सेकंड में ये पता चल जाता है कि टी जो यू जो है वो इंट है। ये जो यू है ये इंट है क्योंकि मैंने इंट भेजा। टी का कैसे पता चलेगा, पता चल ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। भाई टी तो रिटर्न टाइप है ना, तो रिटर्न टाइप तो नहीं कॉल से आप पता कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टी बताना पड़ता है खुद हाथ से, वो ऐसे बताते हैं। ये पता नहीं डबल है या सिंगल है, मैं अभी देखता हूँ, लेकिन बहरहाल इस तरीके से मुझे देख ही लें, गलत जरूर करना है। सिंगल है। आप इस तरीके से फंक्शन कॉल करते हो और ये आप कह ही रहे हो कि भाई रिवर्स को कॉल करो और आर्ग्यूमेंट जो है वो 5 है। अब इस इंट का मतलब है कि तुम उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि यार ये जो टी की डेटा टाइप है ना, इसकी जगह पे तुमने लिखना है इंट। बाय द वे तुम दोनों भी बता सकते हो, तुम कॉमा लगा के इंट इंट लिख दो। ये तुम साफ साफ उसको कह रहे हो कि भाई टी भी इंट है और यू भी इंट है, ठीक है। तो वैसे तो हम ये कहीं भी कर सकते हैं इस तरह की कॉल्स, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये करना मतलब लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर आप काम कर नहीं सकते। मतलब इस फंक्शन को कॉल करते वक्त टी का बताना नामुमकिन है, अनलेस तुम इस तरह से करो ये कि तुम उसको साफ साफ बताओ कि भी पहला टी जो है वो डबल है और यू जो है वो इंट है। असल में कंपाइलर टेम्पलेट्स उस वक्त चला सकता है जब उसको 100% इस फैसले का जवाब मिले कि भाई टी और यू क्या है। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो वो टेम्पलेट नहीं चलाएगा, वो खुद कोड लिख के टेम्पलेट नहीं चलाएगा। तो वो उसको क्लियर होना चाहिए कि क्या है। टेम्पलेट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट सेम स्टोरी, कोई खास बात नहीं है। एग्जांपल बहुत अच्छा है इसका, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ये मतलब ये वाकई काफी अच्छा एग्जांपल है क्योंकि जरा हट के है, फोन कॉल का एग्जांपल है। दूसरा इस्तेमाल टेम्पलेट्स का, दो इस्तेमाल है सी प्लस प्लस में। तो टेम्पलेट्स दो किस्म की हैं हमारे पास, एक फंक्शंस है और एक क्लासेस है। अब क्लासेस तुमने पढ़ानी, टेम्पलेट फंक्शंस मैंने तुम्हें दिखाए, उनकी लॉजिक बताई, सब कुछ बताया। अब टेम्पलेट क्लासेस क्या आएंगे। जो लिखते नहीं हम क्लास की वगैरह, ये जो नहीं, ये टेम्पलेट क्लासेस का मतलब है कि ये जो क्लासेस तुम लिखते थे
इनको तुम एज अ टेम्पलेट लिख सकते हो। नहीं समझे? चलो सिंपल एग्जांपल करते हैं। तो एक क्लास लिखो, सिंपल सी कोई लिख लो, मनी की क्लास। नहीं, मनी की तो फिर एग्जांपल नहीं बनता, वेक्टर ही लिखो, लेकिन सिंपल लिख लो। ठीक है, तो वेक्टर की क्लास है, उसमें मैं लिखता हूँ प्राइवेट में इंट एक्स और वाई। ठीक है, अब मैं ना सिर्फ इसको जरा सिर से उतारने के लिए ना इसको पब्लिक बना रहा हूँ, ताकि मुझे गेटर सेटर ना लिखने पड़े और वो सारी बकवास ना करनी पड़े, तो इसलिए मैं सिर्फ उसको पब्लिक बना रहा हूँ। अच्छा जी, मैं वेक्टर v1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ v1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 100 और v1 डॉट वाई इज इक्वल टू 23, और हम सी आउट करवा देते हैं। सी आउट हम करेंगे v1 डॉट एक्स के साथ हम आई लिख देते थे, फिर प्लस का निशान और फिर v1 डॉट वाई। ठीक हो गया, ये मेरा ख्याल है चलेगा, इसको पास मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात पे ना जाना कि पब्लिक बना दिया है, वो बस वो है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक ये वेक्टर तो इंट बन गया ना, अब अगर मैं फ्लोट के वेक्टर चाहता हूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेक्टर बनाऊं जो फ्लोट होए, 1 पॉइंट ये होए और 2 पॉइंट ये होए, ठीक है जी, तो चलेगा। हाँ जी, नहीं चलना चाहिए तो नहीं। नहीं तो, अच्छा चाहिए तो नहीं, लेकिन वो अब जो पहले हमें नजर आया शायद चल ही जाए, हाँ चल ही जाए। ठीक है, लेकिन जो मर्जी होए, फ्लोट तो वो चल क्यों रहा है तुम्हें समझ आया ना, क्योंकि वो सी प्लस प्लस उसको खुद ब खुद देख रही है कि इंटीजर है और खुद ब खुद कन्वर्ट कर रही है। तो लेकिन जो मर्जी होए वो चलेगा तो इंटीजर्स में ही ना, मतलब वो पूरा पॉइंट्स में तो नहीं आएगा। अब तुम्हें एक क्लास, तुमने वेक्टर की क्लास को ये सलाहियत देनी है कि भाई वो इंट भी हैंडल करे और वो फ्लोट भी हैंडल करे। तो पहले तुम ऐसे करोगे कि तुम इधर एक और क्लास बनाओगे वेक्टर 2 की, और यहाँ पे लिखोगे फ्लोट, ताकि तुम्हारी वेक्टर 2 की क्लास जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट हैंडल कर सके। मैं कहता हूँ इसको एज अ टेम्पलेट लिख लो। ठीक है, और डेटा टाइप इंडिपेंडेंस कर दो, बजाय इसके कि तुम्हारे वेक्टर के अंदर इंटीजर्स पड़ा हुआ है, तुम उसको इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है, अब जब तुम वो वेक्टर बनाओगे यार, इसको पता कैसे चलेगा, इसको बताना पड़ेगा यहाँ पे, इसको कहना पड़ेगा कि ये इंट का वेक्टर मैं बना रहा हूँ और ये मैं फ्लोट का वेक्टर बना रहा हूँ। एक बार चलाने दो मुझे, एक सिर्फ प्रॉब्लम है उसमें, छोटी सी। ठीक है, तो अब तुम्हारा आंसर खैर ठीक हो जाएगा। अच्छा, पहले तो ये बहुत ज्यादा सख्त पावरफुल बात हो, तुम अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसमें स्टैक होता है, लिस्ट होती है, क्यू होता है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तुम सबकी क्लासेस लिखोगे। अब उन क्लासेस के अंदर इंट नहीं लिखोगे कभी भी, वो सारी टेम्पलेट क्लासेस होंगी, ताकि यूजर जिस मर्जी किस्म का स्टैक बनाना चाहे, जिस मर्जी किस्म का क्यू बनाना चाहे, वो चलता रहे। ठीक है, और इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत सख्त जरूरी भी है। तो हमने डेटा टाइप इंडिपेंडेंस की, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, भाई ऑब्जेक्ट बनाते हुए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कंपाइलर को ये बताने का कि भाई टी की जगह क्या रखना है, ये एरर आना चाहिए। ठीक है, कंपाइलर कहेगा मुझे नहीं पता मैंने टी की जगह क्या रखना है, और वो नहीं नहीं लिखेगा क्लास तुम्हारे लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं टी की जगह पे इंट रख रहा हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट बना दो, फिर यहाँ पे तुम्हें कहना पड़ेगा मैं टी की जगह फ्लोट रख रहा हूँ। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट कोड खोल के देख सकते हो, तो इसके लिए उसने एक अलग क्लास टाइप कर दी है, इसके लिए एक अलग क्लास टाइप कर, और फिर तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और उसमें आगे काम किया। वेरी 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 पावरफुल क्लास टेम्पलेट्स, कि क्लासेस को एज अ टेम्पलेट जब लिखते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। अगर तुम, क्या बताऊं मैं, ये भी मतलब, चलो, अगर तुम इधर इस किस्म की हरकत करो, एक प्रिंट का फंक्शन लिखो और फिर बाहर आके प्रिंट का फंक्शन, याद है बाहर आके हम डिफाइन कर देते थे
कहते थे void print, ठीक है। तो इसमें अब सिर्फ फर्क ये है कि तो करते कैसे थे हम, यहाँ पे इसको क्लास का नाम बताते थे ना, हाँ जी सर। वेक्टर क्लास है, स्कोप है, बस इससे फर्क ये इतना है मेरा ख्याल है कि इसके साथ तुम टेम्पलेट वेरिएबल लिखोगे और इसको बता दोगे कि ये टेम्पलेट क्लास, आई थिंक दैट इज इट। अच्छा स्पेलिंग का, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना फर्क आएगा कि ये तो तुम पहले भी करते थे ना, स्कोप रेजोल्यूशन तो पहले भी करते थे। अगर तुम्हारी क्लास टेम्पलेटाइज्ड है तो तुम्हें साथ उसको बताना पड़ता है कि भाई ये वाली क्लास टेम्पलेट यूज कर, और ऊपर वो डिफाइन हर फंक्शन के साथ ऊपर डिफाइन करो। ये छोटी सी चीज इधर इसने करके दिखाई। तो ये एग्जांपल है जो हमने किया है कि हमने एक क्लास का डेटा मेंबर एज अ टेम्पलेट वेरिएबल रख दिया। कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी कोई छोटी मोटी चीज रह गई हो तो रह गई हो। अब स्टैटिक की क्या कहानी है, तुम्हें पता है स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर क्या होता है? पता होना चाहिए, पिछली दफा बात हुई थी। तो स्टैटिक मेंबर वो होता था जिसकी एक सिंगल कॉपी होती थी क्लास लेवल पे। वो हर ऑब्जेक्ट के साथ लेवल नहीं होता था, उसकी एक सिंगल कॉपी होती थी। यहाँ पे ये बात ये कर रहा है कि अगर तुम टेम्पलेट्स बनाते हो और टेम्पलेट के अंदर एक स्टैटिक होता है, यानी इसके अंदर यहाँ पे एक स्टैटिक, फॉर एग्जांपल ये होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये स्टैटिक डेटा है, तो वो कहता है इसकी अब कितनी कॉपियां बनेंगी। तो आंसर ये है कि जब भी कंपाइलर एक नई क्लास लिखता है, यहाँ पे वो एक नई क्लास लिखेगा, यहाँ पे वो एक नई क्लास लिखेगा, तो हर क्लास के स्टैटिक अपने अपने होंगे, यानी इसके स्टैटिक का उसके स्टैटिक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट ये रखना है कि कंपाइलर खुद ब खुद जब क्लासेस लिखता है तो उसके पीछे थ्योरी क्या चल रही है। अच्छा फ्रेंडशिप भी ऐसे ही है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक फंक्शन है जो एक टेम्पलेट क्लास का फ्रेंड है, अब उस टेम्पलेट क्लास में से जितनी क्लासेस कंपाइलर निकालेगा वो सबका फ्रेंड होएगा। तो उन्होंने जब टेम्पलेट का फ्रेंड बना दिया ना, तो वो सबका फिर फ्रेंड रहेगा, होएगा। बस वैगन और ट्रक, ये हेडिंग जरूर पढ़ना। ये तुम्हारा अगला सेमेस्टर है STL। ये इस तरह है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी पड़ी हुई है ऑलरेडी, जिसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और चीजें मौजूद है। तो वो जितनी लाइब्रेरीज हैं वो सब एज अ टेम्पलेट लिखी हैं। लेकिन ये पढ़ोगे तुम अगले सेमेस्टर में, इसमें बस एक की सफाई है, पार्ट है, डन, खत्म। 43 से 45 एक एक्सरसाइज, सिर्फ एक एक्सरसाइज, 3 लेक्चर मैट्रिसेस के, ठीक है। अ, जब पीछे से सारा पढ़ चुको और सारे कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाएं, फॉर एग्जांपल डीप कॉपी क्या होती है, कॉपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, फ्रेंडशिप करनी क्यों जरूरी है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे चलती है, जब ये सारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं तब इसको हाथ डालना, वरना छोड़ ही देना, डालना ही, क्योंकि इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं, एक एक चीज उसने पकड़ के अप्लाई की है। 2 एक दिन लगते हैं इस एक प्रोग्राम को करने में। तो लेकिन अगर तुम कहो कि मैं ये प्रोग्राम कॉपी करके चला के फिर समझना शुरू करूँ, वो गलत तरीका है। किताब पूरी पीछे से पढ़ते हुए आओ, उसको हर टॉपिक को अलहदा समझो, और अगर फिर भी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी हो कि हाँ मैं और आगे जाना चाहता हूँ, फिर ये एग्जाम्पल का दो। ये 43 से शुरू होता है, 45 तक है, ठीक है। और मैं अब तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, अल्लाह का शुक्र है। तुम फेल हो गए तो तुम अगले सेमेस्टर में नजर नहीं आते, वरना मुझे तुम हो या चले गए।